हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सभी जो बात कर रहे थे आपसे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का जो मानव भूगोल का पेपर था उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। यानी जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी चल रही थी, जो हमारा सेकेंड ईयर का हम बात करें आपसे जो सेकंड प्रश्न पत्र था, यदि उसकी हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आ रहा था, यदि उस कॉन्सेप्ट के हम आपसे बात करते हैं तो वह कॉन्सेप्ट यह आ रहा था, पार्थिव एकता के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे या हम अंतर संबंध के सिद्धांत की बात कर रहे थे। जो पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का सिद्धांत था, हमने उसमें विचार फ्रेडरिक रेडजेल महोदय के विचारों के बारे में हमने चर्चा की थी। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय के साथ साथ हमने जिन विचारों की आपसे बात की थी वह उनकी शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल महोदय, जो अमेरिकन संप्रदाय से संबंधित भूगोलवेता थी, तो उनकी शिष्या थी, उनसे संबंधित हमने बात की थी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि हम मुख्य रूप से आपसे बात करना चाहें तो हमारे पास में जो मानव भूगोल के यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का हमने पहला जो सिद्धांत कंप्लीट करके हम सेकंड सिद्धांत की ओर गमन कर गए थे और हमने काफ़ी कुछ पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंध का जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो हम बात कर रहे थे यानी पार्थिव एकता के सिद्धांत की, अर्थात पार्थिव एकता की यदि हम सिद्धांत के बारे में आपसे बात करना चाहें प्यारे विद्यार्थियों, तो आप देखिए ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। ये पार्थिव एकता का सिद्धांत अपने को क्या कहता है। यदि पार्थिव एकता के सिद्धांत के बारे में हम आपसे बात करना चाहें या अंतर संबंध का सिद्धांत है जो हमारे पास में कक्षा है बीए पार्ट जो सेकेंड ईयर है, यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि जो हमारे पास में जो बीए जो पार्ट सेकंड है, इसके हम सेकंड पेपर की आपसे बात कर रहे हैं। इसका हमारे पास में कौन सा पेपर आ रहा है? इसका हमारे पास में सेकंड पेपर आ रहा है, जो हमारे पास में इसका नाम था ह्यूमन ज्योग्राफी। कौन सी ज्योग्राफी? हम बात करें हैं आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की। यदि हम मानव भूगोल की आपसे बात करें कि मानव भूगोल के हम सिद्धांतों की आपसे बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मानव भूगोल के सिद्धांत हैं। हम बात कर रहे थे मानव भूगोल का सेकंड कॉन्सेप्ट जो सिद्धांतों के प्रिंसिपल्स के रूप में हमारे पास में शामिल हो रहा था, वह था पार्थिव एकता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पार्थिव एकता। इसी सिद्धांत को जो हम कह रहे हैं, इसी पार्थिव एकता के सिद्धांत को हम कह रहे हैं, तो यही सिद्धांत हमारे पास में कौन सा आता है? इसी सिद्धांत को हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? अंतर संबंध का सिद्धांत। देखिए आप, अंतर संबंध का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, या हम आपसे बात कर रहे थे किसकी? हम आपसे बात कर रहे थे पार्थिव एकता के सिद्धांत की। किसकी? पार्थिव एकता के सिद्धांत की हम आपसे बात कर रहे थे। इसी सिद्धांत को हम पार्थिव एकता का सिद्धांत कह रहे हैं। इसी सिद्धांत को हम अंतर संबंध का सिद्धांत भी कह रहे हैं। तो देखिए आप, हमने
रेटजेल तक की बात कर ली थी और रेटजेल की जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो शिष्या है एलन चर्चिल सैंपल की हम आपसे बात कर रहे थे कि एलन चर्चिल सैंपल ने किस प्रकार से अपना क्या दिया है, अपना योगदान दिया है। किसके लिए मुख्य रूप से हम बात करते हैं, यानी मानव भूगोल के लिए हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपना योगदान दिया है। उस योगदान की हम बात करें और उनके कॉन्सेप्ट को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, एलन चर्चिल के सैंपल को हम यदि सैंपल महोदय या के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाए तो देखिए कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास में कॉन्सेप्ट है सैंपल के अनुसार, किसके अनुसार, एलन चर्चिल जो सैंपल हैं उन सैंपल के अनुसार मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि उस भूमि को जोतता है, उस भूमि को जोतता है अथवा वह भूमि जिस पर वह मात्रा करता है, अथवा वह भूमि जिस पर वह क्या करता है, यात्रा करता है, वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, जिस पर वह यात्रा करता है, क्या करता है, उस भूमि को जोतता है अथवा वह भूमि जिस पर वह भूमि अथवा वह भूमि
जिस पर वह यात्रा करता है। वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, अथवा उस समुद्र से होकर वह व्यापार करता है, को अलग करके नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। देखिए आप, सैंपल जो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की शिष्या हैं, उन्होंने अपने विचार पार्थिव एकता या अंतर संबंध का जो सिद्धांत है उसके बारे में अपने विचार किस प्रकार से रखे हैं, उन विचारों की हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आप, यदि हम उन विचारों की बात करें आपसे, तो वह विचार इस प्रकार से आते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जोतता है। मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जोतता है, यानी उस भूमि की यूटिलिटी करता है। किसका? यानी मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन। मनुष्य भूमि का क्या कर रहा है? मनुष्य भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है। जब मनुष्य भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है, अथवा वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, अथवा वह भूमि जिस पर क्या करता है, वह यात्रा करता है, अर्थात मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन है ना, वह उस भूमि को जोतता है, उस भूमि का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कौन सी भूमि का? कौन सी भूमि का वैज्ञानिक अध्ययन करता है? देखिए, अथवा वह जिस पर यात्रा करता है, कौन? मानव जिस पर अपने जीवन रूपी यात्रा को करता है, जन्म से लेके और मरने तक की जो यात्रा करता है, अथवा उस समुद्र से होकर वो व्यापार करता है, अर्थात वह भूमि यानी जिसके उस समुद्री भाग से, यानी उस भूमि के भाग पर जो पानी है, पानी की विशाल राशि है, विशाल वाटर बॉडीज है, उससे होकर के वह यात्रा करता है, को अलग करके नहीं किया जा सकता है। यानी भूमि का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उस वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा, यानी मानव के द्वारा जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, हम उस अध्ययन की आपसे बात कर रहे हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जोतता है। कौन सी भूमि को? जिस पर मानव ने यात्रा की है, जिसने मानव ने व्यापार किया है जिस भूमि पर, अर्थात मानव के द्वारा जिस भूमि पर अपनी यात्राएं की जाती हैं। यात्रा का मतलब होता है कि मानव इस कोनों से उस कोने तक जाता है, अपने जीवन की संपूर्ण जो जीवन की यात्राएं होती हैं उनको संपन्न करता है। जो यात्राएं हम ये कहें कोई खोज से संबंधित हो सकती है, कोई गंतव्य स्थान पर पहुंचने से संबंधित हो सकती है, जीवन रूपी मानव की यात्रा हो सकती है, अथवा उस समुद्र से होकर वह व्यापार करता है,
को अलग करके नहीं किया जा सकता है। अर्थात हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन है, जो मनुष्य का साइंटिफिक स्टडी है, वह उस भूमि को इस प्रकार से उपयोग करती है कि वह यात्राएं कर रहा है उस पर। इसके अलावा वह समुद्र के इस पार से उस पार जा रहा है। तो पार्थिव एकता का सिद्धांत और अंतर संबंध का सिद्धांत में यानी कुमारी सैंपल के विचारों से यह स्पष्ट होता है कि कुमारी सैंपल महोदया ने जो विचार रखे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि मानव को हम किससे अलग नहीं कर सकते हैं, मानव को हम भूमि से अलग नहीं कर सकते हैं। जब मानव को हम भूमि से अलग नहीं कर सकते हैं तो मानव का और इस प्राकृतिक तत्वों का गहरा संबंध है, आपस में उनका गहरा संबंध है, इंटर रिलेशन है। अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। हम ये बात करते हैं आपस में गहरा संबंध है और दोनों के मध्य क्या है, गहरी यात्राएं हैं। अगला फैक्ट आता है विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रून्स, डिमांजिया आदि प्रमुख है फ्रांसीसी आदि प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल का
मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना है। देखिए, विडाल डी लाप्लास, किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे? विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रुन्स एवं डिमांजिया आदि प्रमुख फ्रांसीसी जो भूगोलवेता हैं, आदि प्रमुख फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी के जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है, को मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत माना है। कौन सा सिद्धांत माना है? को प्रमुख सिद्धांत माना है। को प्रमुख सिद्धांत क्या किया है? माना है। देखिए, यानी जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है वो मानव भूगोल के सिद्धांतों में सबसे प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। कौन से सिद्धांतों में शामिल है? मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। अर्थात हम आपसे बात करते हैं, इस बात का समर्थन फ्रांसीसी भूगोलवेता कर रहे हैं। कौन? विडाल डी लाप्लास महोदय कर रहे हैं, जीन ब्रुन्स महोदय कर रहे हैं और डिमांजिया महोदय कर रहे हैं। अर्थात ये कौन से भूगोलवेता हैं? ये फ्रांसीसी संप्रदाय के या फ्रांसीसी स्कूल के ये जो ग्रोफर हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है ना, जो अंतर संबंध का सिद्धांत है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत एंड प्रिंसिपल ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी का जो सिद्धांत है ना, वह मानव भूगोल के जो सिद्धांत है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के जो मेजर जो प्रिंसिपल्स है ना, को यानी प्रमुख सिद्धांतों में शामिल किया है। चाहे अंतर संबंध का सिद्धांत हो, चाहे पार्थिव एकता का सिद्धांत हो, चाहे वातावरण समायोजन के साथ सिद्धांत हो, यानी किसी भी प्रकार का सिद्धांत हो, हम मुख्य रूप से बात करते हैं कि वह मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत है? प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। ठीक है ना? प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत माना जाता है। देखिए, हम अगला विचार अगले भूगोलवेता के अनुसार देखते हैं, विडाल डी लाप्लास महोदय के अनुसार। देखिए आप, विडाल डी लाप्लास महोदय के अनुसार, हम किसके अनुसार की बात कर रहे हैं? जो विडाल डी लाप्लास महोदय हैं, महोदय के
अनुसार। किसके अनुसार? विडाल्डी लाप्लास महोदय के अनुसार। सभी भौगोलिक उन्नति में सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार, सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है। पार्थिव पार्थिव एकता का है। पार्थिव एकता का है, अर्थात क्या? अर्थात मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी से संबंधित व्याख्या की जा सकती है। देखिए, अगला जो हमारे पास में विचार आता है वह आता है विडाल्डी लाप्लास महोदय के अनुसार। तो विडाल्डी लाप्लास महोदय क्या कह रहे हैं? यदि हम उस विचार की आपसे बात करते हैं तो वह विचार क्या आ रहा है? वह विचार अपने पास में यह आ रहा है कि सभी भौगोलिक उन्नति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल यानी टेरिस्ट्रियल यूनिटी का है। पार्थिव एकता यानी टेरिस्ट्रियल यूनिटी का है सभी भौगोलिक उन्नति में। सभी भौगोलिक उन्नति में का मीन्स हो गया कि भूगोल ने जितने भी उन्नति की है, यदि हम उस उन्नति की बात करते हैं
तो अकेले भूगोल ने उन्नति नहीं की है। अर्थात जब अकेले भूगोल ने उन्नति नहीं की है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ मिलकर के या अन्य सांस्कृतिक तत्वों के साथ मिलकर के भूगोल ने क्या किया है? भूगोल ने अपने जो विकास है उस विकास की गति को क्या किया है? उस विकास की गति को आगे बढ़ाया है। किसने? भूगोल ने अपने विकास की गति को आगे बढ़ाया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों के मध्य, किनके मध्य? सांस्कृतिक तत्वों के मध्य और प्राकृतिक तत्वों के मध्य जब तक कॉम्बिनेशन नहीं है, जब तक संबंध नहीं है, तब तक हम भौगोलिक उन्नति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। किनके विचार हैं? यह विचार आते हैं विडाल्डी लाप्लास महोदय के विचार। किनके विचार आ रहे हैं? यह विचार हमारे पास में आ रहे हैं विडाल्डी लाप्लास महोदय के विचार। यदि विडाल्डी लाप्लास महोदय के विचारों की हम आपसे बात करते हैं तो विडाल्डी लाप्लास महोदय ने क्या कहा है? विडाल्डी लाप्लास महोदय ने यह कहा है कि मुख्य रूप से हम बात करें आपसे, अर्थात मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल के तत्व किससे संबंधित हैं? मानव भूगोल के तत्व यानी टेरिस्ट्रियल यूनिटी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? मानव भूगोल के तत्व टेरिस्ट्रियल यूनिटी से संबंधित हैं। यानी हम उन तत्वों को नहीं नकार सकते हैं। कौन से तत्वों को नहीं नकार सकते हैं? जो मानव भूगोल से क्या हैं? जो मानव भूगोल से संबंधित हैं। अर्थात मानव भूगोल से संबंधित कौन से तत्व हैं? अर्थात मैं आपसे प्यारे विद्यार्थियों बात करूं, एक तो वह सिद्धांत की मैं आपसे बात कर रहा हूं जो सांस्कृतिक तत्वों से संबंधित हैं और जो सांस्कृतिक तत्वों के साथ साथ जो प्राकृतिक तत्वों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? जो प्राकृतिक तत्वों से संबंधित। सांस्कृतिक तो है ही हैं, मानव ने अपने श्रम, अपने कौशल की सहायता से उन तत्वों का क्या किया है? उन तत्वों का निर्माण किया है। तो एकता से संबंधित हैं, केवल उसी के माध्यम से ही व्याख्या की जा सकती है। यानी एक तो प्राकृतिक तत्व और एक प्राकृतिक तत्व के साथ साथ कौन से तत्व? यानी सांस्कृतिक तत्व या मानवीय तत्व। उनके बिना क्या नहीं की जा सकती है? उनके बिना व्याख्या नहीं की जा सकती है। ऐसा जो कह रहे हैं, ऐसा विचार जो हमारे पास में आ रहा है वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल्डी लाप्लास महोदय का आ रहा है। ब्लास महोदय ये कह रहे हैं कि सभी भौगोलिक उन्नति में जितने भी सारी ज्योग्राफी ने प्रोग्रेस किया है, उन्नति की है भूगोल के क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल विश्व मंच पर, उसकी यदि हम आपसे बात करते हैं तो प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ये है। यदि प्राकृतिक तत्वों के मध्य और सांस्कृतिक तत्वों के मध्य यदि किसी प्रकार का समायोजन नहीं होता तो क्या भूगोल उन्नति करता? वो ऐसा कार्य है, फिर भूगोल उन्नति नहीं करता। अर्थात मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। मानव भूगोल के तत्व किससे संबंधित हैं? मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं। अर्थात यानी प्राकृतिक तत्वों के मध्य, किसके मध्य? अर्थात प्राकृतिक तत्वों के मध्य और प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ में सांस्कृतिक तत्वों के मध्य आपस में क्या पाया जाता है? आपस में संबंध पाया जाता है। तो हम उन संबंधों की आपसे बात करना चाह रहे हैं। उसी संबंधों से और केवल उसी के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है। उन दो तत्वों को आपस में हम एकता का संबंध स्थापित करके ही हम उनकी क्या कर सकते हैं? हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला फैक्ट है हमारा, अगले फैक्ट में आते हैं हमबोल्ट महोदय की मैं आपसे बात कर रहा हूं।
हम्बोल्ट ने इस पक्ष का हम्बोल्ट ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए इस सिद्धांत का हम्बोल्ट अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए, कौन से सिद्धांत का? पार्थिव एकता के सिद्धांत का, यूनिटी ऑफ यानी टेरिस्ट्रियल यूनिटी वाले का पक्ष लेते हुए कहा है कि पृथ्वी के धरातल पर कहा है कि क्या कहा है कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य निर्मित गरम करवा के मंगाया था ये। निर्मित लेते हुए कहा है कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी भूदृश्य, देखिए आप, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय क्या कह रहे हैं, आप उनके विचार पर चर्चा करिए, ने इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा है कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित, तो पृथ्वी के धरातल पर दो प्रकार से हैं,
एक तो प्रकृति के द्वारा निर्मित और एक मानव के द्वारा निर्मित, यानी दो प्रकार से, एक तो प्रकृति के द्वारा निर्मित और दूसरा मानव के द्वारा निर्मित। धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में, चाहे यानी निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण क्या होता है? वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? वनस्पति का, यानी जो वनस्पति है इस वनस्पति का कौन सा स्थान होता है? वनस्पति का महत्वपूर्ण क्या होता है? वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात प्रकृति पर कैसा भी सांस्कृतिक भूदृश्य हो, उस भूदृश्य के निर्माण में, अर्थात उस भूदृश्य के निर्माण में महत्वपूर्ण जो स्थान होता है, यदि मैं आपसे महत्वपूर्ण स्थान की बात करूं तो मेरे पास में कौन सा कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण आता है? मेरे पास में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? वनस्पति का, यानी वनस्पति का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, इस वनस्पति के यदि मैं कॉन्सेप्ट की आपसे बात करूं तो यह जो वनस्पति का कॉन्सेप्ट है ना, यह वनस्पति का कॉन्सेप्ट अति महत्वपूर्ण है। क्या है? वनस्पति का कॉन्सेप्ट हमारे पास में अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में शामिल है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय क्या कह रहे हैं? उन्होंने ऐसा कहा है कि आप इस धरातल पर किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर लो, लेकिन उस निर्माण में जो महत्वपूर्ण योगदान होगा ना, वो वनस्पति का योगदान होगा, यानी वह वेजिटेशन का योगदान होगा। आप वनस्पति के बिना योगदान के आप किसी प्रकार के भी सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये एकता नहीं है क्या कि प्राकृतिक वनस्पति जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उसका उपभोग सांस्कृतिक भूदृश्यों ने, मानव ने किया है, जो मानवीय सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत शामिल होता है, तो क्या आप उसको उसमें शामिल नहीं करोगे क्या? जब हम उसमें शामिल कर रहे हैं, किस में शामिल कर रहे हैं? हम सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत जब हम उसको शामिल कर रहे हैं तो हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इन दोनों के मध्य आपस में एकता नहीं है क्या? सांस्कृतिक भूदृश्यों के मध्य और प्राकृतिक भूदृश्यों के मध्य, इन दोनों के मध्य एकता का संबंध कौन बता रहे हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट महोदय ने भी इसी प्रकार से अपना विचार व्यक्त किए हैं। अगला फैक्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने अपने पुस्तक कौन सी पुस्तक है? कोस्मोस, ने अपने पुस्तक कौन सी? कोस्मोस, ने अपने पुस्तक कोस्मोस में पृथ्वी को
एक जैविक एवं को एक जैविक एक जैविक एवं अविभक्त जैविक एवं कोजैविक एवं अविभक्त इकाई माना है। जैविक एवं अविभक्त इकाई माना है। अविभक्त इकाई मानते हुए लिखा है। मानते हुए क्या किया है? मानते हुए लिखा है। संपूर्ण प्रकृति में संपूर्ण 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 प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा एक ही आत्मा व्याप्त है। क्या व्याप्त है? एक ही आत्मा व्याप्त है। एक ही जीवन एक ही जीवन पत्थर पेड़ पौधों, पत्थर पेड़ पौधों, इसी के साथ साथ जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं यहाँ तक कि
स्वयं यहाँ तक कि स्वयं मानव भी, यहाँ तक कि स्वयं मानव भी यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी प्रवेश किए हुए मिलता है। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय के विचारों की। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय ने, उनकी पुस्तक है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय की पुस्तक है, उसका नाम है कॉस्मोस। कौन सी बुक है? उनकी पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। कॉस्मोस में, यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय का ग्रंथ है, उसका नाम है कॉस्मोस। हम कॉस्मोस ग्रंथ के अनुसार हम्बोल्ट महोदय के विचारों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है कॉस्मोस में? मैं पृथ्वी को एक जैविक एवं अविभक्त इकाई मानते हुए लिखा है। यानी उन्होंने यानी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय ने अपने ग्रंथ, अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है। क्या लिखा उन्होंने कॉस्मोस में? कि पृथ्वी एक जैविक इकाई है। तो इस बात को तो हमारे को अतिशयोक्ति होनी ही नहीं चाहिए कि पृथ्वी एक जैविक इकाई है या नहीं है। इस बात की तो हमारे को किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए नहीं होनी चाहिए अतिशयोक्ति, क्योंकि इस पृथ्वी पर, हमने पहले भी कहा है कि इस पृथ्वी पर हम प्रमुख रूप से बात करें तो इस पृथ्वी पर एक तो जैविक जीव पाए जाते हैं और इसी के साथ जड़ और चेतन दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो जड़ पदार्थ तो वह पदार्थ होते हैं जिनमें गति करने की क्षमता होती है, जिनमें वंशवृद्धि की क्षमता होती है। यदि हम आपसे बात करें कि उनमें गति की और जो वंशवृद्धि की जो क्षमता होती है, यदि हम इस क्षमता के आधार पर आपसे बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार से यह क्षमता होती है, तो एक जैविक इकाई है। क्योंकि इसी ही पृथ्वी पर किसी जैव को बेस मिलता है, आधार मिलता है, उसका विकास और उसकी वृद्धि यहीं पर ही डिपेंड करती है। कहाँ पर? यानी इसी पृथ्वी पर ही किसी जीव की वृद्धि निर्भर करती है। अर्थात हम इस पृथ्वी को विभक्त नहीं कर सकते हैं, हम इसको टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते हैं। ऐसा मानना है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखा है ये बात कि पृथ्वी एक जैविक इकाई है। तो जैविक इकाई है, इस बात को तो हम भी मान रहे हैं, उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं हम। पृथ्वी अविभक्त है, तो ये बात भी सही है कि पृथ्वी किस रूप में है? पृथ्वी अविभक्त रूप में है। किस रूप में है पृथ्वी? पृथ्वी अविभक्त रूप में है। ठीक है, मानते हुए लिखा है कि संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा व्याप्त है। अर्थात उन्होंने ऐसा कहा है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय ने कि चाहे आप उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चले जाओ, एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक चले जाओ, हम बात करते हैं कि जो इस पृथ्वी पर जीव रह रहे हैं
उनकी आत्मा एक ही है, यानी वह आत्मा अविभाजित है। हम उसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी क्या हैं, वह जैविक यूनिट हैं, वह जैविक इकाई हैं। तो हम उनमें किसी प्रकार का क्या नहीं कर सकते हैं, हम उनमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक यानी एक ही आत्मा व्याप्त है। आप उत्तरी ध्रुव पर जाओगे तो आपको मानव मिल जाएंगे, पशु जगत मिल जाएगा। आप दक्षिणी ध्रुव पर जाओगे तो आपको मानव मिल जाएगा और पशु जगत मिल जाएगा। तो क्या आत्माएं अलग अलग हैं क्या? नहीं, वह आत्मा एक ही है। हम बात करते हैं, एक ही जीवन है, इक्वल लाइफ है, एक ही प्रकार की चट्टानें हैं, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवरों और यहाँ तक कि स्वयं मानव भी प्रवेश किए हुए हैं। अर्थात उसी ही परिक्षेत्र में, उसी नॉर्थ पोलर से साउथ पोलर में, उसी नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर में यदि मैं आपसे बात करूं तो वहाँ पर एक ही प्रकार के क्या, वहाँ पर एक ही प्रकार के जीवन, पत्थर यानी चट्टानें, पेड़ पौधे, जानवर और यहाँ तक कि मानव भी एक ही प्रकार का दिखाई देता है। ऐसा मानना है, ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है हम्बोल्ट महोदय का अपने पुस्तक कोसमोस में। तो उन्होंने भी एकता को तो स्वीकार किया है, उन्होंने भी इस बात को तो माना है कि पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय, और पादप समुदाय के साथ साथ हम आपसे बात करें कौन सा समुदाय, हम उसी के साथ साथ आपसे बात करते हैं मानव समुदाय, प्राणी समुदाय यानी जूलॉजिकल कम्युनिटी को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? ये सारे अविभक्त रूप में हैं। किस रूप में हैं? ये सारे अविभक्त रूप में हैं। किस रूप में हैं? ये अविभक्त रूप में हैं। ये स्वयं मानना किसका है? ये स्वयं मानना है किनका? ये मानना है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट महोदय का। देखिए अगला फैक्ट है, अगला जो फैक्ट हमारे पास में आता है, बर्गहोस ने अपनी पुस्तक बर्गहोस ने अपने बर्गहोस ने अपने पुस्तक बर्गहोस ने अपनी पुस्तक फिजिकल बर्गहोस ने अपने पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और
मैं जलवायु एवं वनस्पति के संबंधों को स्पष्ट किया है। किसको स्पष्ट किया है? मैं जलवायु यानी ब्रगहोस ने अपनी पुस्तक यानी हम ब्रगहोस की पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम क्या है? फिजिकल एटलस। पुस्तक का नाम क्या है? यदि हम फिजिकल एटलस की आपसे बात करते हैं, किसके बात करते हैं? हम फिजिकल एटलस की आपसे बात करते हैं, जो पुस्तक ब्रगहोस महोदय की है, फिजिकल एटलस। इस फिजिकल एटलस में हम बात करें किसकी? ब्रगहोस महोदय की। किसकी बात करते हैं? हम आपसे बात करते हैं ब्रगहोस महोदय की। ठीक है, तो इसमें जलवायु और वनस्पति के संबंधों को क्या किया है? जलवायु और वनस्पति के संबंधों को स्पष्ट किया है कि जलवायु के मध्य और वनस्पति के मध्य गहरे संबंध हैं। ये बात अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में ब्रगहोस महोदय ने कहा है कि जिस स्थान विशेष पर जलवायु शीत जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, आर्द्र है, अति आर्द्र है, यानी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जिस स्थान विशेष पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति की सघनता पाई जाएगी। अर्थात जलवायु पूर्ण रूप से वनस्पति को प्रभावित करती है, ऐसा मानना है ब्रगहोस महोदय। तो हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं ब्रगहोस महोदय। यानी इस जगह तो ब्रगहोस महोदय ने अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में बहुत सही व्याख्या की, बहुत सटीक व्याख्या की है, क्योंकि जलवायु जो है वो जलवायु मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? जलवायु मुख्य रूप से वनस्पति को प्रभावित करती है। इस बात को तो हम भी मानते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं कि जलवायु जो प्रभावित करती है वो प्रभावित किसको करती है? वह पूर्ण रूपेण वनस्पति को प्रभावित करती है कि जिस स्थान विशेष पर जिस प्रकार की जलवायु होगी वहाँ पर उसी ही प्रकार की क्या पाई जाएगी? वनस्पति, यानी वहाँ पर वेजिटेशन पाई जाएगी, नेचुरल यानी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी। अर्थात वनस्पति को प्रभावित करने में उसकी सघनता, उसकी विरलता, वनों का प्रकार, उनका उपयोग, उनके महत्व, ये जो सारे प्रभावित होते हैं ये सारे जलवायु से प्रभावित होते हैं। ये मानना तो अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, ये तो ब्रगहोस महोदय ने बहुत सटीक व्याख्या की है कि दोनों के मध्य, जलवायु के मध्य और जलवायु के साथ साथ किसके मध्य? वनस्पति के मध्य कौन सा संबंध होता है? यानी गहरा संबंध होता है। ये बात कहने वाले हैं कौन? ये बात कहने वाले हैं ब्रगहोस महोदय। ये बात किसने कही है? ये बात ब्रगहोस महोदय ने कही है। देखिए अगला फैक्ट है, पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत एवं शाश्वत एवं विश्वसनीय
शाश्वत एवं विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल में जो प्राचीन काल में विद्यमान रहा है, जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण संतुलित रहते हैं। देखिए, पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत एवं विश्वसनीय सत्य है, रियलिटी है और फेथफुल है। ठीक है ना? एक शाश्वत है और एक विश्वसनीय सत्य है। यानी जो यूनिवर्सल, जो टेरिस्ट्रियल, जो यूनिटी का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो वास्तव में एक वास्तविक है, वो विश्वसनीय है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह एक रियलिटी युक्त है, वह एक फेथफुल है, यानी वास्तविक है, रियलिटी है, इसमें वास्तविकता दिखाई देती है और विश्वसनीय भी है। सभी लोगों के द्वारा इस पर विश्वास जाहिर करना या विश्वास जताना, विश्वास किया जाना। ठीक है ना? जो प्राचीन काल में विद्यमान रहा है, यानी पार्थिव एकता का सिद्धांत प्राचीन काल में विद्यमान रहा है। कब विद्यमान रहा है? प्राचीन काल में, एशियंट एरा में विद्यमान रहा है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र, यानी जो ब्रह्मांड है, हमारा जो एस्ट्रो है, इस खगोल में, इस ब्रह्मांड में, यानी विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण से संतुलित रहते हैं। इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो विभिन्न नक्षत्र हैं, तो वह एक दूसरे की कौन सी शक्तियों के कारण से? एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण से संतुलित रहते हैं, एक को दूसरा बांधे रखता है। इसी प्रकार से भी इस प्रकृति में भी एकता पाई जाती है, यानी टेरिस्ट्रियल यूनिटी पाई जाती है। अर्थात प्राकृतिक तत्वों के मध्य और सांस्कृतिक तत्वों के मध्य इसी प्रकार से एकता पाई जाती है। जिस प्रकार से ब्रह्मांड के, यानी ब्रह्मांड के विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे से संतुलित अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? एक दूसरे से कौन सी अवस्था में रहते हैं?
संतुलित अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना, संतुलित अवस्था में रहते हैं। हम मुख्य रूप से बात करें आपसे विद्यार्थियों, देखिए कि यह सिद्धांत, यह प्रिंसिपल शाश्वत है, वास्तविक है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। यह विभिन्न भूगोलवेताओं का भी मानना है। विभिन्न भूगोलवेताओं ने इस सिद्धांत पर अपने विचार भी व्यक्त किए हैं और विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने विचार व्यक्त करके इस सिद्धांत पर क्या कहा है, इस सिद्धांत पर यह कहा है कि यह सिद्धांत क्या है, यह सिद्धांत विश्वास करने योग्य है, यह सिद्धांत वास्तविक है, यानी यह सिद्धांत वास्तविक है और यह सिद्धांत विश्वास करने योग्य है। किसके योग्य है? विश्वास करने के योग्य है। हम इस पर विश्वास कर सकते, क्यों कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? ऐसी बात उन्होंने बोली है जो आज नहीं, यह प्राचीन काल में भी विद्यमान रहा है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, यही सिद्धांत आज से पहले प्राचीन काल में भी विद्यमान रहा है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में विभिन्न नक्षत्र एक दूसरे की आकर्षण शक्तियों के कारण से, यानी एक दूसरे की जो आकर्षण की शक्ति है उसके कारण से किस अवस्था में रहते हैं? संतुलित अवस्था में रहते हैं। तो इसी प्रकार से इस प्रकृति पर पाए जाने वाले वह तथ्य, वह तत्व जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्व है, इन दोनों के मध्य जिस प्रकार से ब्रह्मांड के नक्षत्रों के मध्य आकर्षण शक्ति से संबंध होता है, इसी प्रकार से इस धरातल पर इस प्रकृति में पाए जाने वाले सांस्कृतिक या मानवीय, भौतिक या प्राकृतिक तत्वों के मध्य वास्तविक और विश्वसनीय संबंध होता है। ऐसा विचार यानी पार्थिव एकता या अंतर संबंध के सिद्धांत के बारे में हमारे को पढ़ने को मिलता है। देखिए हम आगे बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक अमेरिकन भूगोलवेता है हमारे पास में, उनकी हम बात करते हैं। कौन से भूगोलवेता की? हम अमेरिकन भूगोलवेता की आपसे बात करते हैं विद्यार्थियों। अमेरिकन भूगोलवेता हमारे को क्या कह रहे हैं? देखिए प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता हटीगटन के अनुसार भौतिक दशाओं की भौतिक दशाओं की अंतर्क्रियाओं भौतिक दशाओं की
भौतिक दशाओं की अंतर्क्रियाओं भौतिक दशाओं की अंतर्क्रियाओं अर्थात किसके अनुसार है? हठीघटन महोदय के अनुसार। किसके अनुसार? हठीघटन महोदय के अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्याख्या है उनके अनुसार उनकी व्याख्या है उनके अनुसार। किनके अनुसार? उन तत्वों के अनुसार भौतिक पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण के भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित हैं। प्रभावित तथा संबंधित हैं। देखिए, अमेरिकन जो भूगोलवेता हमारे पास में आ रहे हैं, यदि हम अमेरिकन भूगोलवेता की आपसे बात करें तो हमारे पास में जो भूगोलवेता आ रहे हैं अमेरिकन, वो हैं ई हठीघटन महोदय। कौन से भूगोलवेता हैं? ई हठीघटन महोदय हैं। यदि अपन ई हठीघटन महोदय के विचारों की बात करते हैं तो भौतिक दशाओं की अंतर्क्रिया यानी जो फिजिकल कंडीशंस है, यानी उनका जो इंटरएक्शन है, यानी जो अंतर्क्रियाएं हैं, अंतर्क्रियाओं तथा मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्याख्या है। यानी भौतिक दशाओं की अंतर्क्रिया, आपस की क्रिया। क्या जैसे मैं एक अंतर्क्रिया का उदाहरण लेता हूं विद्यार्थियों। जैसे वृक्ष है, जैसे चट्टानें हैं, तो चट्टानों पर चट्टान भी अपने आप में एक प्राकृतिक तत्व है और दूसरा प्राकृतिक तत्व तापमान है, रेनफॉल है। ठीक है ना? मैं इनकी बात करूं, जैसे समर सीजन की और विंटर सीजन की बात करूं, यानी गर्मी की ऋतु में एक चट्टान का प्रसार होता है और सर्दी की सीजन में उसमें संकुचन होता है। तो क्या वह भौतिक तत्व नहीं है? क्या वह चट्टान भौतिक तत्वों में शामिल नहीं है जिसका उस गर्मी के कारण से और उस सर्दी के कारण से, यानी ग्रीष्म और शीत के कारण से उसका प्रसार और उसका संकोचन हो रहा है? तो क्या तापमान और क्या चट्टानों के मध्य आपस में अंतर्क्रिया नहीं हो रही है? आपस में क्रिया हो रही है।
इस प्रकार की क्रिया को ही हम अंतर क्रिया के नाम से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यही क्या कहलाती है हमारे पास में, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, इसी को ही हम अंतर क्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी को ही हम अंतर क्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तथा आपस की अंतर क्रिया तथा मानव क्रियाओं पर, यानी इन अंतर क्रियाओं का मानव क्रियाओं पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की व्याख्या है। अर्थात ये जो अंतर क्रियाएं हैं, इन अंतर क्रियाओं का मानव की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम बात किसकी कर रहे हैं कि इन अंतर क्रियाओं का मानव की क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात चट्टान का प्रसार और चट्टान का संकुचन हुआ, वहां तक तो भौतिक अंतर क्रियाएं थी। तो उस चट्टान का अपक्षय होगा। अपक्षय वेदरिंग का मतलब एक स्थैतिक प्रोसेस है, एक स्थैतिक प्रक्रिया है। इस स्थैतिक प्रक्रिया के तहत यदि हम आपसे बात करें तो वहाँ पर यह प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है कि वह चट्टान अपने मूल स्थान पर ही क्रैक हो जाएगी और धीरे धीरे जब वर्षा का जल प्राप्त होगा तो वर्षा का जल प्राप्त हो जाने के कारण से उस चट्टान की विदर में, अर्थात उस चट्टान जहाँ से क्रैक हुई है उस दरार में जल भर जाएगा। उस चट्टान में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होने के कारण से जल के साथ वह अभिक्रिया करेगा, यानी वह केमिकल प्रोसेस करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। जब वह रिएक्शन करेगा तो उस चट्टान की दरार के आकार को और ज़्यादा उसका आकार का प्रसार करेगा। प्रसार करने के कारण से एक समय ऐसा आएगा कि उस समय में उस मूल चट्टान से वह उससे जो छोटा उसका भाग था वह अलग हो जाएगा। अब उसको इरोजनल प्रोसेस के द्वारा गति दी जाएगी। गति देने के बाद में क्या होगा? गति देने के बाद में वहाँ पर वह पानी के साथ लुढ़कते हुए और आपस में पत्थर टकराते हुए, यानी उनमें फ्रिक्शन की क्रिया होगी, घर्षण की क्रिया होगी। जब घर्षण की क्रिया वहाँ पर होगी तो धीरे धीरे वे छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, उससे ग्रेवल बनेगा। तो ग्रेवल क्या मानव की आवश्यकता नहीं है क्या बजरी मानव की आवश्यकता नहीं है क्या? तो मानव की सांस्कृतिक जो भूदृश्य हैं उन भूदृश्यों के निर्माण करने के लिए ग्रेवल की पूर्ति, यानी जो आपस में जो भौतिक तत्व हैं उनके मध्य अंतरक्रिया हुई, उस अंतरक्रिया के होने के कारण से यानी मानव की आवश्यकता की मानव की क्रियाओं की पूर्ति हो गई। और मानव की क्रियाओं की पूर्ति यानी मानव क्रियाओं पर उनका प्रभाव पड़ा और प्रभाव पड़ने के कारण से वह अंतरक्रियाएं मानव से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं उन सब पर प्रभाव पड़ने की व्याख्या की जाती है इसमें। अर्थात उनके अनुसार भौतिक पर्यावरण सभी तथ्य, अर्थात उनके अनुसार भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित तथा संबंधित हैं। उनके अनुसार यानी हंटिंगटन के अनुसार, किसके अनुसार? हंटिंगटन के अनुसार भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित तथा एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से प्रभावित तथा एक दूसरे से क्या हैं? एक दूसरे से संबंधित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पार्थिव एकता के सिद्धांत को हम यहाँ तक बढ़ाते ले आए हैं। अब हम टॉपिक को आगे गति देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक को देखिए आप, हम इस टॉपिक को आगे गति देंगे। आप देखिए इसको,
हम पार्थिव एकता के सिद्धांत की आपसे बात कर रहे हैं कि ये जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस प्रकार से, यानी प्राकृतिक कारकों से और प्राकृतिक कारक के साथ साथ हमारे पास में कौन से कारक आए हैं, हमारे पास में जो कारक आए हैं, यदि उन कारकों की हम बात करें, सांस्कृतिक कारक जो किससे जुड़े हुए हैं, जो मानव से जुड़े हुए कारक हैं। किससे जुड़े हुए कारक हैं? जो मानव से जुड़े हुए कारक हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जो मानव से जुड़े हुए कारक हैं। उन कारकों की क्या करता है? उन कारकों की व्याख्या करता है। उन कारकों की क्या करता है? व्याख्या करता है। अगला फैक्ट है अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के वातावरण के भौतिक एवं मानवीय वातावरण के भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का एकाकी एवं स्वतंत्र अध्ययन नहीं, स्वतंत्र अध्ययन नहीं। वातावरण के